आप सभी का स्वागत है प्रेप शॉर्ट में। और हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति की बात करें तो इसको हम पहले ग्लोब पर देखेंगे और उसके बाद इसके आगे की डिटेल्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किसी भी जगह के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो वो किस तरीके से हम उसकी लोकेशन का पता लगाएंगे। तो उसके लिए कुछ माध्यम है। माध्यम क्या है वो यहाँ पर आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ पर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा अक्षांश रेखाएं, जिसे हम लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। और दूसरी होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं, जिसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, ठीक है। ये दो माध्यम हैं जिनकी वजह से हम पूरे ग्लोब पर किसी भी जगह की स्थिति का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब इनमें देखें कि किस तरीके से है। तो यहां पर ये हमने एक ग्लोब बना लिया, इस तरीके से, ठीक है। अब ग्लोब पर आप देखोगे कि जो बिल्कुल बीचों बीच एक वृत्त के आकार की रेखाएं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि बिल्कुल बीचों बीच से, पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर एक रेखा गुजरती है, जिसे हम कहते हैं, पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हम इक्वेटर, ठीक है। इसी तरीके के इसी के पैरेलल यानी कि 0 डिग्री के समानांतर उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ इसी तरीके से आपको पूर्ण वृत्त देखने को मिलते हैं। इसका 0 डिग्री के ऊपर का भाग जो होता है, इसे क्या कहते हैं हम, उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को, 0 डिग्री के नीचे के भाग को हम क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब हमने देखा ये जो 0 डिग्री के, तो यहां पर मैं लिखती जा रही हूं, पहले नोट कर लो। अक्षांश रेखाओं की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड की बात करेंगे। तो हमने देखा कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई। ये कैसी है, आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या कर रही है, ये पूरे के पूरे सर्किल को कवर करेंगे, यानी पूरे के पूरे पृथ्वी को क्या करेंगी, एक वृत्त बनाएंगी। तो ये वृत्त पूर्ण वृत्त बनाएंगे, ठीक। और ये वृत्त बनाने के साथ साथ आप देखोगे कि इसके पैरेलल उत्तर की तरफ इस तरीके से, और दक्षिण में कोई भी लाइन आपको एक दूसरे से काटती हुई नहीं दिखेगी, यानी कि ये रेखाएं आपस में कहीं ना ही तो मिलती हैं, ना ही एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। और ये कैसी है, समानांतर, यानी कि समान दूरी तय करते हुए इन पे सर्किल खींचा गया है, समानांतर, ठीक है, पैरेलल लाइंस है। अब आप देखोगे कि 0 डिग्री से लेके इसका जो उत्तरतम भाग है इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव।
ध्रुव, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ पोल, और इसका दक्षिणतम भाग जो है इसे हम बोलेंगे साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। यहां तक बात क्लियर है। अब आप देखोगे कि इस पूरे क्षेत्र में कुछ विशेष रेखाएं भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि 0 डिग्री के जब हम उत्तर में जाएंगे तो आपको एक काल्पनिक रेखा मिलेगी जो कि विशेष तौर पे खींची गई है। इसके महत्व को भी बताऊंगी अभी इस तरीके से, ठीक है। और ये खींची गई है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, उत्तर में है इसलिए हम नॉर्थ बोलेंगे। यानी कि 0 डिग्री क्या कर रहा है, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी भाग में विभाजित कर रहा है, तो नॉर्थ हो गया। और इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसी तरीके से दक्षिणी भाग में भी 23.5 डिग्री, साढ़े 23 डिग्री दक्षिण में, ये नॉर्थ है, इसको ध्यान रखिएगा। 23.5 डिग्री साउथ में, इसको बोलते हैं हम मकर रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे विशेष रेखा एक और खींची गई है यहां पर, जो कि है 66.5 पर, 66.5 डिग्री नॉर्थ में, इसको बोलते हैं हम आर्कटिक व्रत, ठीक है। और दक्षिण में इसको बोलते हैं हम, दक्षिण में भी खींची गई है 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत, सर्किल, ठीक है। तो ये विशेष रेखाएं जो खींची गई है, ये क्यों खींची गई है, इसको भी यहां समझ लेते हैं। इसके महत्व को समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके पूरे के पूरे भारत के नक्शे को समझने के लिए। अब आप देखोगे कि ये जो विशेष रेखाएं खींची गई, ये बिल्कुल बीचों बीच से क्या होगी, आपकी भूमध्य रेखा हो गई, ठीक। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, यहां पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, वर्ष भर, वर्ष में कभी ना कभी लंबवत गिरती हैं। यानी इस क्षेत्र का तापमान जो है वो क्या होगा, बहुत अधिक होगा, इसीलिए इस क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंध, ठीक है। इसके ऊपर के भाग, तो यहां पे क्या है, तो ये जो टाइम होता है, तो 0 डिग्री पे आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष में 2 बार सूरज जो है, जब दिन और रात की अवधि यहां पर बराबर होती है, तो वो डेट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए यहां पर 23 सितंबर और आपका 21 मार्च। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं और यहां पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और मकर रेखा की अगर हम बात करें तो ये होता है 22 दिसंबर को। ये तो बात हो गई आपकी अक्षांश रेखाओं की, ठीक, 0 डिग्री। अब यहां पर आप देखोगे कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करती हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव को किससे, दक्षिणी ध्रुव से यहां पर मिलाने का काम कौन करेंगी, देशांतर रेखाएं, यानी कि खड़ी हुई रेखाएं, जिसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाओं की बात करें तो यहां पे इसको यहां पे रब कर देती हूं, जिससे कि आप आगे हम लिखेंगे तो बेहतर तरीके से यहां पर समझ में आएगा। ये नोट करते चलिएगा।
ठीक है, अब हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? देशांतर रेखाओं की, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। लॉन्गिट्यूड लाइंस की बात करें तो आप देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये अर्धवृत्त बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अर्धवृत्त, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिल जाती है और इसी तरीके से पूरे ग्लोब पर बनी हुई है। इसका एक अलग से भी चैप्टर करेंगे, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। तो यहां पर अर्धवृत्त बनाती है और आप देखेंगे कि इस तरीके से यहां पे ये कि सारी की सारी रेखाएं जो हैं वो ध्रुवों पे जाकर क्या हो रही हैं? मिल जा रही हैं। तो आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा पर यानी कि 0 डिग्री पर इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? ज्यादा है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे उसमें दूरी क्या होगी? कम होती जाएगी और ध्रुवों पर दूरी जो है वो 0 हो जाती है। तो सर्वाधिक दूरी जो है वो कहां होती है? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा यहां पर देखी, उसी तरीके से आप देखेंगे कि इसमें एक रेखा है जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने का काम करती है। ठीक है, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है लंदन के ग्रीनविच नाम का एक जगह है, वहां से होकर गुजरती है, इसीलिए उसी के नाम पर इसको रखा गया है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है? इसमें पूर्व और पश्चिम में विभाजित करती है। ठीक है, डायरेक्शन देती है वेस्ट और ईस्ट को। तो यहां पे आप देखेंगे इधर की जितनी भी कंट्री होंगी 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर जितनी भी कंट्री होंगी वो क्या होंगी? ईस्ट होंगी, और इधर जो होंगी वो वेस्ट होंगी। ठीक है, तो अगर इस पूरी चीज को मैं एक पेपर पे फैला के हम देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहां पे 0 डिग्री देशांतर हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये कहां तक है? तो ये 180 डिग्री ईस्ट में है। और इधर भी आप देखेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये कहां तक है? 180 डिग्री वेस्ट में है। ठीक है, इसी तरीके से 0 डिग्री के ऊपर 1, 2, और ये कहां तक है? 90 तक है, नीचे भी 90 तक है। तो अगर यहां पर आपको किसी भी जगह की लोकेशन पता लगानी है, मान लीजिए कोई बिंदु यहां पर है, यानी कोई लोकेशन है जो कि यहां पर स्थित है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये कहां पर है? 0 डिग्री के वेस्ट में है, यानी कि पश्चिमी भाग में है, और कहां पे है? भूमध्य रेखा पर है, यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर स्थित है कोई भी जगह। अब क्योंकि आप भारत को देखेंगे तो भारत की कुछ लंबाई और चौड़ाई है, तो ये कोई एक बिंदु पर तो होगा नहीं, है ना, इसकी कुछ लोकेशन होगी इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि यहां पर ये जो रेखा है, ये जो विशेष रेखा है कर्क रेखा, इसके बिल्कुल मध्य में यहां पे आप देखेंगे इस तरीके से। तो भारत जो है इस कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है। ठीक है,
तो जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पूरे के पूरे क्लाइमेट यानी कि जलवायु को प्रदर्शित करता है, उसको हम आगे देखेंगे। तो यहां पर है, इससे हमें पता चलता है कि भारत की स्थिति अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पूरे ग्लोब पर कहां पर स्थित है, तो आप क्या कहेंगे कि भारत 0 डिग्री के उत्तर यानी कि उत्तरी भाग में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और 0 डिग्री के पूर्व में है। तो भारत की जो स्थिति है, ठीक है, स्थिति की हमने बात की थी, तो भारत की स्थिति कहां पर है? इस तरीके से अगर एक छोटा सा ग्लोब बनाकर हम देखें तो ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, और ये हो गया आपकी भूमध्य रेखा। भारत यहां पर स्थित है, तो भारत की स्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्व में है। ठीक है, भारत पूरे ग्लोब पर कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आप देखोगे कि इसके ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो 0 डिग्री 1 2 3 यहाँ पे 23.5 डिग्री एंड हाफ है, यानी कि कर्क रेखा। तो कर्क रेखा आप देखेंगे कि भारत की बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। खैर यहां पर आप देखोगे कि ये जो 23.5 डिग्री है ये तो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी उत्तर में कहां से कहां तक भारत का विस्तार है, इसको यहां पर समझेंगे। अब क्योंकि देशांतर की बात कर रहे हैं तो यहां पर पश्चिम में पूर्व में भी कितना विस्तार है, इसको यहां पर हम आगे देखते हैं। और हाथों से ड्रॉ करने की आदत तो डाल लो, क्योंकि जब तक आप हाथ से ड्रॉ करके इसको लिखना नहीं सीखेंगे, बनाना नहीं सीखेंगे, तो बहुत दिक्कत होगी, है ना। थोड़ा बहुत रफली बनाओ, एकदम फिनिशिंग नहीं चाहिए, आपको कोई आर्टिस्ट नहीं बनना है। ठीक, चलो तो हमने देख लिया। तो यहां पर आप देखेंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि है, ठीक है, मेनलैंड की बात करें तो यहां से लेकर उत्तरतम जो बिंदु है वो कहां तक है। इसी तरीके से हमें ये भी देखना है कि यहां से लेकर यहां तक का जो विस्तार है वो कितना है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के कुछ द्वीप समूह भी हैं जो कि आपके सागर में स्थित है, जैसे कि अंडमान निकोबार, तो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इसको यहां पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं किसकी? अक्षांश की, अक्षांशीय दूरी की। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार देखते हैं पहले। तो आप देखेंगे कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है जो शुरू होता है वो कहां से होता है। आप देखेंगे कि जब जैसे जैसे हम 0 डिग्री के ऊपर आएंगे, सबसे पहले सबसे जो भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा वो होगा 6 डिग्री 4 मिनट पे। भारत की कुल भूमि को मिला के ये कहां पे है? उत्तर में स्थित है, तो यानी कि नॉर्थ। और ये जो 0 डिग्री 6 मिनट है ये कहां पर है? इसी को बोलते हैं, ये है स्थित इंदिरा पॉइंट पर। ठीक है, इस इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, और ये लोकेटेड कहां है? तो ये लोकेटेड है आपके ग्रेट निकोबार में। कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे फिर हम भारत की मुख्य भूमि पे देखेंगे, तो मुख्य भूमि पे आप देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, क्योंकि हम ऊपर ही बढ़ रहे हैं नॉर्थ में। तो ये जो जगह है ये कौन सी है? ये है कन्याकुमारी।
ठीक है, कौन सी है? कन्याकुमारी। इसे केप कमोरिन भी बोलते हैं, ये भी लिख लो, केप कमोरिन भी बोलते हैं। क्लियर है? अब यहां से आप देखोगी कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगी तो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, और ये लोकेटेड है आपका इंदिरा कोल। और ये भारत के किस राज्य में है? अच्छा, ये कन्याकुमारी की हम बात कर रहे हैं तो ये कहां पे लोकेटेड है? ये है आपके तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। और सबसे उत्तरतम बिंदु जो इंदिरा कोल है ये कहां पर है? ये है आपके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि 6 डिग्री 45 मिनट, यहां पे 45 लिखिए, 45 मिनट नॉर्थ में कहां पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट से शुरू होता है, जो कि स्थित है कहां पर? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, और जब हम मुख्य भूमि पे पहुंचते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मुख्य लिख लो, याद रखना, क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा के पूछता है आजकल कि जो अगर हम बात करें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि का है भारत का, वो कौन सा है? तो वो है आपका मुख्य भूमि की हम बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका कन्याकुमारी। ठीक है, और किस राज्य में है? तो आप याद रखिएगा, ये है आपके तमिलनाडु राज्य में। क्लियर है? और कहां तक विस्तार है? तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इंदिरा कोल, कहां पे? केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। क्योंकि आप सभी को पता है कि 2020 में कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को क्या केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, इसीलिए ये पहले जो था वो कहां पे था? स्थित इंदिरा पॉइंट जम्मू कश्मीर में, लेकिन वर्तमान कहां पर है? लद्दाख में स्थित है। तो ये तो बात हो गई आपकी अक्षांशीय विस्तार की। अब अगर आप पूरा का पूरा डिस्टेंस देखोगी कि आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो ये लगभग आप देखेंगे कि लगभग 30 अक्षांश रेखाएं जो हैं, 30 अक्षांश रेखाएं यहां से लेकर इस तरीके से कुल 30 अक्षांश रेखाएं हैं जो कि भारत से होकर गुजरती हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? चलो, टोटल की हमने बात की है। अब इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहां पे सबसे पश्चिम में, भारत के पश्चिम में, और अगर हम 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो ये कहां है? पूर्व में। तो सबसे पश्चिमी जो भाग है भारत का, वो कहां से होकर देशांतर रेखा गुजरती है? तो ये है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और जगह कौन सी है? तो गौर मोता, या फिर हम इसे सर क्रीक भी बोलते हैं, सर क्रीक भी बोलते हैं। और किस राज्य में है? तो ये है आपके गुजरात में। ठीक है, और सबसे पूर्वी बिंदु जो है, पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो ये कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जगह का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये तो होगी आपकी अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें,
ठीक है, तो ये कहां से है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, जो कि कहां पे है, गौरमोता गुजरात, और कहां तक है, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमने देखा जो इसमें डिफरेंस आया कि यहाँ पे लगभग 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक कितनी अक्षांश रेखाएं भारत से गुजर रही है, 30। इसी तरीके से हम इसका भी टोटल निकालते हैं। टोटल तो आप देखेंगे कि 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये भी आपका लगभग 30 देशांतर रेखाएं जो हैं वो भारत से होकर गुजरेंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से कितनी हो गई, 30 देशांतर रेखाएं लगभग भारत से होकर गुजरती हैं। तो इसी आधार पर हम भारत के जो आकार की बात करते हैं वो कैसा है, समचतुष्कोणीय है। ठीक है, इसी आधार पर यहां पे अलग से नोट कर सकते हैं स्टार बना के कि इसी आधार पर भारत का आकार कैसा है, समचतुष्कोणीय है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके का आकार है, तो किस आधार पर है इसको यहां पर हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा अब आप देखोगे कि यहां पे हमने देशांतर की बात की, अक्षांश की बात की। अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है ना, जो ये डिफरेंस होता है, ये क्या होती है, पैरेलल होती है, समानांतर होती है, यानी कि सभी जगह क्या होगी, दूरी समान होगी। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। और इसी तरीके से देशांतर की बात करें तो देशांतर की जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर तो ज्यादा होती है, लेकिन ध्रुवों की तरफ जाते हुए क्या होती है, कम होती है। इसको भी यहां पर ध्यान रखिएगा। तो 111 किलोमीटर कहां होती है, इसकी लगभग भूमध्य रेखा पर दूरी कितनी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके साथ साथ अब यहां से देखेंगे कि 37 डिग्री से लेकर आपका 8 डिग्री 4 मिनट तक की जो डिफरेंस है, ठीक है, अगर इस तरीके से भी आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पर जो दूरी निकल के आती है आपकी उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण जो दूरी है वो कितनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी है, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। इसी तरीके से पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की बात करें तो ये दूरी कितनी है आपकी 2933 किलोमीटर। ठीक है, और इनके बीच का अगर आपसे डिफरेंस भी पूछा जाए तो आप दोनों को निकाल सकते हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस निकल कर आता है वो होता है 281 किलोमीटर का लगभग। ठीक, तो ये इस चीज को यहां पर बहुत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और है जो कि अभी हाल ही के एग्जाम में पूछी गई है, शायद एनडीए के एग्जाम या सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि भूमध्य रेखा से, ठीक है, कि यहां पर अगर मैं मान लूं
कि अगर मैं यहां पर मान लूं कि ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, तो 1 डिग्री से लेकर ये जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितने किलोमीटर का है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये जो डिफरेंस है ये कितने किलोमीटर का है, 876 किलोमीटर दूरी है। यानी कि अगर आप कन्याकुमारी पे खड़े हैं और भूमध्य रेखा पर पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा आपको, 876 किलोमीटर का डिफरेंस यहां पर कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिख लीजिए कि ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है, 2004 में सुनामी आने से ये जो द्वीप है वो समुद्र में डूब गया है। वैसे आप जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो आप इस चीज को देखेंगे कि ये पूरी की पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला ही है जो कि आगे बढ़कर यहां तक पहुंचती है, लेकिन एक आर्क बनाती है। लेकिन क्या है कि ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि पानी के नीचे सुनामी के कारण, अन्य कारणों से क्या हो गए हैं, नीचे धंस गए हैं, और इनका कुछ ही भाग माउंटेन्स का ऊपर हमें दिखता है, जिसे हम द्वीप यानी कि टापू भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है। तो ये तो हो गई इसकी स्थिति और विस्तार। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको भी यहां पर नोट कर लो क्योंकि क्वेश्चन आपके उससे भी बनते हैं। और नोट्स बनाते जाएंगे साथ के साथ, तो फिर प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, तो भारत के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर यहां पर लिख सकते हो आप, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि ये जो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है, क्योंकि महाद्वीपों की हम बात करें, भारत जो है एक उपमहाद्वीप का हिस्सा है, भारतीय उपमहाद्वीप का, तो ये पूरी भूमि की कितना प्रतिशत है, ठीक है, पूरी भूमि का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2.4%। ये पूछा जाता है कुल भूमि का कितना है, 2.4% भूमि है। और इस 2.4% का अगर हम निकालें कि पूरे विश्व में ये कौन सा स्थान रखता है, तो ये विश्व का क्षेत्रफल के आधार, विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। 7वां सबसे बड़ा देश है किसके? क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि 2.4% पे। तो यहां पर 6 और देश भी हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो देश है, पहले नंबर पे जो क्षेत्रफल में है, वो है रशिया। कौन सा है? रशिया। इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को, ठीक है। अभी आप जानते ही हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है लगातार, तो इससे रिलेटेड कैपिटल पूछना या उसके बारे में पूछना बहुत ही मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा हो जाता है आपका कनाडा, ठीक है, और कनाडा की कैपिटल है आपकी ओटावा। तीसरा है आपका चाइना। तीसरा कौन सा हो जाता है? चाइना, और चाइना की कैपिटल कौन सी है? बीजिंग, ठीक है। चौथे नंबर पे है आपका यूएसए, और यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। पांचवा जो देश है वो है आपका ब्राजील, ठीक है। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया।
छठवां है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देश भी है और कॉन्टिनेंट भी है, यानी कि महाद्वीप भी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है आपकी कैनबेरा, ठीक है। और सातवां हो गया आपका इंडिया, और इंडिया की कैपिटल तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल के आधार पर इसकी स्थिति। अब इसमें आप देखोगे कि ये जो सातवां सबसे बड़ा देश है, ये विश्व की पॉपुलेशन का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो अभी वर्तमान आंकड़े, अब क्योंकि अपडेट हो जाएगा, क्योंकि कोविड के बाद क्या हुआ है, काफी सारे जो चाइना है वहां पर लगातार कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है। तो इस आंकड़े के आधार पर अगर हम देखें तो अभी डाटा जो पॉपुलेशन का है वो चेंज हो चुका होगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो पुराना आंकड़ा है उसको ही लिखते हैं। तो ये लगभग कितना है, 17.5% कुल पॉपुलेशन है, ठीक है। यानी कि पूरी जनसंख्या का 17.5% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, भारत में रहती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर भी अगर आप लिखना चाहें तो जनसंख्या के आधार पे चाइना है, चाइना के बाद आपका भारत है ना, भारत हो गया, फिर यूएसए हो गया, इंडोनेशिया हो गया, एंड देन ब्राजील हो गया। तो ये देश भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते। तो ये था आपका ये चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार, जिसको हम लोगों ने पॉइंट बाय पॉइंट सारा कवर किया है। अब हम आगे इसमें अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारत के बीचों बीच से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।